नमस्कार साथियों, विजडम विद बलराम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी या रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के एक ऐसे शासक के बारे में पढ़ेंगे जो था तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन अपने अजीबोगरीब और असफल फैसलों के लिए इतिहास में मशहूर हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की शुरुआत हुई और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया। दोस्तों, यह दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक था, लेकिन साथ ही सबसे विवादास्पद भी। कुछ इतिहासकारों ने तो इसे रक्त पिपासु यानी खून का प्यासा तक कह डाला है। इसके बचपन का नाम मलिक फखरुद्दीन था। इसने कई बड़ी उपाधियां धारण की, जैसे उलूग खां, जूना खां, अमीरुल मोमिनीन और जिल्लिलाह। लेकिन इतने भारी भरकम नामों के बावजूद इतिहासकार इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहते हैं। सोचिए, कोई इंसान किताबों में बहुत होशियार हो, लेकिन असल जिंदगी में उसके फैसले एकदम उल्टे पड़ जाएं। बिल्कुल वैसा ही हाल इनका था। अगले टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि हमने बात की, इसका बचपन का नाम मलिक फखरुद्दीन था। इसे उलूग खां और जूना खां के नाम से भी जाना जाता था। शिक्षा की बात करें तो ये अरबी, फारसी, गणित, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र में पूरी तरह पारंगत था। इसकी प्रमुख उपाधियां अमीरुल मोमिनीन और जिल्लिलाह थीं। लेकिन जनता के बीच इसके कड़े फैसलों के कारण इसे रक्त पिपासु उपनाम भी मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, प्रशासन के मामले में मोहम्मद बिन तुगलक की सोच अपने समय से बहुत आगे थी। इसने शुरुआत में उलेमाओं का कड़ा विरोध किया। इसने प्रशासन में नियुक्तियां धर्म या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर की। उदाहरण के तौर पर इसने एक माली लाधा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद दिए, एक नाई फिरोज को नायब बारबक बनाया और एक रसोइये मनका को भी ऊंचे पद पर बिठाया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी कंपनी में साफ सफाई करने वाले को सीधा मैनेजर बना दिया जाए, क्योंकि उसमें टैलेंट है। इसके अलावा इसने शिहाबुद्दीन को दीवाने मुस्तखराज और कमालुद्दीन को सदरे जहां बनाया। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 प्रमुख योजनाएं बनाई थीं, और ताज्जुब की बात यह है कि ये सभी प्रयोग पूरी तरह असफल रहे। ये 5 योजनाएं थीं: 1. दोआब में कर वृद्धि, 2. राजधानी परिवर्तन, 3. सांकेतिक मुद्रा, 4. खुरासान का प्रस्तावित अभियान और 5. कराचिल अभियान। आइए अब मैम के साथ एक एक करके इन ब्लंडर्स को समझते हैं। जी बिल्कुल। प्रयोग 1, दोआब में कर वृद्धि। दोआब यानी 2 नदियों के बीच की बहुत उपजाऊ जमीन। सुल्तान ने अपना खजाना भरने के लिए यहाँ का टैक्स 50% तक बढ़ा दिया। लेकिन किस्मत देखिए, उसी समय वहां भयंकर अकाल पड़ गया। अब किसान टैक्स कहां से देते? अपनी गलती सुधारने के लिए इसमें किसानों के राहत कार्य हेतु एक नया कृषि विभाग अमीरे को ही स्थापित किया। इसने 60 वर्ग मील में 70 लाख टंका का ऋण भी बांटा। अकाल और महामारी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली छोड़कर 2.5 साल तक गंगा नदी के किनारे स्वर्गद्वारी शिविर में बिताने पड़े। अब आगे चलते हैं इसके दूसरे प्रयोग पर। प्रयोग 2, राजधानी परिवर्तन। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश दिया। दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी था, जिसे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने कुतुबाबाद नाम दिया था। इतिहासकारों के इसके पीछे अलग अलग मत हैं। बर्नी कहता है कि दौलताबाद भारत के केंद्र में था, इसलिए ये फैसला लिया गया। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को गालियों भरे पत्र लिखते थे, इसलिए वो उन्हें सजा देना चाहता था। A.L. श्रीवास्तव मानते हैं कि सुल्तान मंगोल आक्रमण से बचना चाहता था। लेकिन परिणाम क्या हुआ? ये योजना पूर्णतः असफल रही और सुल्तान को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। जरा सोचिए, पूरी दिल्ली की जनता को पैदल हजारों किलोमीटर दूर ले जाना और फिर वापस लाना। चलिए तीसरे अजूबे प्रयोग को देखते हैं। प्रयोग 3, सांकेतिक मुद्रा का चलन। उस समय वैश्विक स्तर पर सोने और चांदी की भारी कमी हो गई थी।
इसलिए सुल्तान ने चांदी के टंका की जगह तांबे और पीतल का जित्तल जला दिया और दोनों की कीमत बराबर कर दी। लेकिन सुल्तान ने सिक्कों की ढलाई पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं रखा। नतीजा, हर घर में टकसाल बन गई और बाजार में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। आखिरकार सुल्तान को हार माननी पड़ी और लोगों से तांबे के सिक्के वापस लेकर उन्हें अपनी तिजोरी से असली चांदी देनी पड़ी। ध्यान दे, इसी समय इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी बंद कर दिया था। अब इसके सैन्य अभियानों की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोग 4, खुरासान अभियान 1330 से 31। मंगोल आक्रमण के बाद इसने इराक यानी खुरासान को जीतने की योजना बनाई। इसके लिए इसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल फौज खड़ी की और उन्हें 1 साल का एडवांस वेतन, एडवांस सैलरी दे दिया। लेकिन बाद में वहां के शासकों से संधि हो गई और सुल्तान को अपनी सेना भंग करनी पड़ी। ये भी एक बड़ी असफलता थी। प्रयोग 5, कराचिल अभियान 1333 से 37। इसने कुमायूं, हिमाचल/उत्तराखंड के रास्ते चीन को जीतने का लक्ष्य रखा। लेकिन बर्फीले तूफान और रास्ता भटकने के कारण इसकी पूरी सेना पहाड़ों में ही नष्ट हो गई। इसके अलावा 1336 में सिंगोली के युद्ध में मेवाड़ के हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया था। अगले टॉपिक पर चलते हैं। इतनी विफलताओं के बावजूद इसमें धार्मिक सहिष्णुता कूट कूट कर भरी थी। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जो अजमेर शरीफ में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। इसने हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली में बढ़ चढ़कर भाग लिया। गायों के संरक्षण के लिए इसने विशेष गौशालाओं का निर्माण भी कराया। और हाँ, 1337 में इसने कागड़ा यानी नगरकोट पर विजय भी प्राप्त की थी। अब आगे सर के साथ देखते हैं कि इसके काल में कौन सा मशहूर विदेशी यात्री आया। साथियों, इसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को अफ्रीका से प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी, न्याय विभाग का प्रमुख बना दिया। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताबुल रहला है, जो अरबी भाषा में है। इसी किताब से हमें तुगलक काल की डाक व्यवस्था और इतिहास की बेहतरीन जानकारी मिलती है। बाद में 1342 में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत, एनवॉय बनाकर चीन भी भेजा था। चलिए साम्राज्य के पतन की बात करते हैं। सुल्तान की गलत नीतियों की वजह से इसका विशाल साम्राज्य टूटने लगा। इसके काल में सर्वाधिक 22 विद्रोह हुए। दक्षिण भारत में 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी वंश दक्षिण भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव रखी और उधर 1340 में शमसुद्दीन ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब चलते हैं सुल्तान के अंतिम समय की ओर। सुल्तान का अंतिम समय विद्रोहों को दबाने में बीता। 1350 से 51 में ये गुजरात में तघी के विद्रोह को दबाने गया। इसी दौरान तघी का पीछा करते हुए 20 मार्च 1351 को थट्टा, सिंध के निकट सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसकी मौत पर मशहूर इतिहासकार बदायूनी ने एक अमर कथन कहा था, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। अब हम शुरू करेंगे हमारी संपूर्ण PYQ सीरीज, यानी पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, संपूर्ण PYQ सीरीज, बेसिक से एडवांस तक। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। प्रारंभिक जीवन एवं राज्याभिषेक से जुड़े सवाल। प्रश्न 1, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है जौना खां। प्रश्न 2, वो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? उत्तर 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के बाद। प्रश्न 3, उसे किस उपनाम से इतिहास में जाना गया? उत्तर स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु। प्रश्न 4, MBT के शासनकाल में कौन सा मोरक्को यात्री भारत आया? उत्तर इब्न बतूता 1333 ईस्वी। अगली स्लाइड पर चलते हैं।
विदेशी यात्री एवं राजधानी परिवर्तन से जुड़े सवाल। प्रश्न 5। इब्न बतूता द्वारा लिखित प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत कौन सा है? उत्तर, किताबुल रहला। प्रश्न 6। राजधानी को दिल्ली से कहां स्थानांतरित किया गया? उत्तर, देवगिरी, जिसका नया नाम दौलताबाद रख। प्रश्न 7। राजधानी बदलने का मुख्य रणनीतिक कारण क्या था? उत्तर, साम्राज्य का केंद्र होना और मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा। प्रश्न 8। कृषि विकास के लिए किस विशेष विभाग की स्थापना की गई? उत्तर, दीवाने अमीर कोही। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी स्थानांतरण 1327 की कुछ और बातें। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर थी। पूरी जनता को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया गया था। मार्ग में भीषण गर्मी और कष्टों के कारण बहुत लोग मारे गए। अंततः यह योजना विफल रही और सुल्तान को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। इतिहासकार लैनपुल ने तो यहां तक लिखा है कि दौलताबाद सुल्तान के लिए एक कब्रगाह बन गया था। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब सांकेतिक मुद्रा एवं कराधान इंटरमीडिएट लेवल के प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न 9। सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी किस धातु की बनी थी? उत्तर, तांबा और कांसा। इसे चांदी के टंका के बराबर मूल्य दिया गया। प्रश्न 10। इस योजना के विफल होने का सबसे बड़ा तकनीकी कारण क्या था? उत्तर, सिक्कों की ढलाई पर राज्य का नियंत्रण न होना, जिससे भयंकर जालसाजी, काउंटर फीटिंग हुई। प्रश्न 11। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कब की गई थी? उत्तर, 1326 से 27 ईस्वी में, दुर्भाग्य से जब वहां भयंकर अकाल पड़ा था। आगे चलते हैं। अभियान एवं नए राज्यों का उदय। प्रश्न 12। सुल्तान ने खुरासान अभियान के लिए कितने सैनिकों को अग्रिम वेतन दिया? उत्तर, 3,70,000 सैनिक, पूरे 1 साल का वेतन। प्रश्न 13। हिमालय की पहाड़ियों में किया गया असफल सैन्य अभियान कौन सा था? उत्तर, कराचिल अभियान। प्रश्न 14। इसके काल में दक्षिण में किन 2 राज्यों की स्थापना हुई? उत्तर, विजयनगर 1336 और बहमनी 1347। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। धार्मिक नीति एवं अंत, एडवांस लेवल के प्रश्न। प्रश्न 15। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लिया? उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 16। दीवाने कोही विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, परती, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना। प्रश्न 17। इब्न बतूता को दिल्ली में किस महत्वपूर्ण पद पर रखा गया? उत्तर, काजी, न्यायाधीश। प्रश्न 18। सुल्तान की मृत्यु कहां हुई थी? उत्तर, थट्टा, सिंध में, विद्रोह दबाते समय 1351 ईस्वी। अब चलते हैं इतिहास के मशहूर कथन पर। प्रसिद्ध कथन एवं इतिहासकार। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, सुल्तान की मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था, राजकुमार को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजकुमार से अंततः मुक्ति मिल गई। ये पंक्ति एसएससी में कई बार हूबहू पूछी गई है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अंतिम विश्लेषण एवं उत्तराधिकारी। प्रश्न 19। प्रजा को राजा से मुक्ति वाला कथन किस इतिहासकार का है? ये SSCCGL का PYQ है। उत्तर है बदायूनी। प्रश्न 20। सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तर, फिरोज शाह तुगलक, जो उसका चचेरा भाई था। प्रश्न 21। MBT ने किस जैन विद्वान को अपने दरबार में सम्मानित किया था? उत्तर, जिन प्रभा सूरी, जिन प्रभ सूरी। प्रश्न 22। तुगलक काल में सबसे अधिक विद्रोह किसके समय हुए? उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक। कुल 34 विद्रोह हुए, जिनमें से 27 केवल दक्षिण भारत में थे। अब एक नजर
सुल्तान की टाइमलाइन पर। 1325 में इसका राज्याभिषेक हुआ। 1327 में इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली। 1330 में सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी चलाई और अंततः 1351 में ठट्टा सिंध में इसकी मृत्यु हो गई। निष्कर्ष यह निकलता है कि वह अपने समय से बहुत आगे की सोचता था, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज और जन समर्थन के अभाव में उसकी सभी योजनाएं केवल असफल प्रयोग बनकर रह गईं। यहां से एमबीटी का कुछ एग्जाम स्पेशल नोट्स याद रखेंगे। उपनाम और उपाधियां। रक्त पिपासु, उलूग खां, जूना खां सीधे पूछे जाते हैं। विभाग। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग बहुत ही हाई यील्ड प्रश्न है। यात्री। इब्न बतूता, मोरक्को, 1333 ईस्वी और उसकी पुस्तक किताब उल रहला रट लीजिए। राजधानी। दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी स्थानांतरण का क्रम परीक्षा में बार बार आता है। कथन। बदायूनी का कथन, प्रजा को राजा से मुक्ति, एसएससीसीजीएल का बहुत ही फेवरेट सवाल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में कहा है, अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर तुम दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि तुम्हारी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। इसलिए साथियों, निरंतर मेहनत करते रहिए। उम्मीद है मोहम्मद बिन तुगलक का ये कंफ्यूजन से भरा लेकिन रोचक इतिहास आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस क्लास से आपकी तैयारी में थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल कंटेंट के लिए विजडम विद बलराम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।